परमिएबल मेम्ब्रेन्स वो मेम्ब्रेन्स कहलाएंगी जो किसी भी पदार्थ को अंदर प्रवेश करने देती हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स वो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कुछ पदार्थों को अंदर प्रवेश करने देती हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स और ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। कौन से पदार्थ प्रवेश करेंगे इसका निर्धारण कोशिका की आवश्यकता के आधार पर, समय के आधार पर भी किया जाता है। कई सारे फैक्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पदार्थों के आवागमन को प्रभावित करते हैं। प्रवेश करने वाला पदार्थ विलेय है या विलायक, उसकी प्रकृति ध्रुवीय है अथवा अध्रुवीय, उसका आकार छोटा है या बड़ा, ये सब ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, कोशिका के बाहर बाह्य कोशिकीय वातावरण और कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रवेश करने वाले अणु की सांद्रता प्रवणता क्या है, किस तरफ वह ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। यदि प्रवेशित पदार्थ पॉलर मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक आयन है तो केमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी प्रभावित करता है। इस स्थिति में ऐसा आयन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से गति करेगा। पदार्थ की गति में ऊर्जा प्रयुक्त होगी या नहीं, उसका प्रवेश लिपिड लेयर से होगा अथवा सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन उसकी प्रवेश में सहायता करेंगे। ये प्रोटीन कैरियर प्रकार के होंगे या चैनल प्रकार के। ऐसे कई फैक्टर्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को निर्धारित करते हैं। यदि प्रवेशित पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो बल्क ट्रांसपोर्ट एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से होगा। इन सब फैक्टर्स को इस चित्र की सहायता से भली भांति समझ सकते हैं। इस चित्र में सिंपल डिफ्यूजन, अर्थात साधारण विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो प्रकार, प्राइमरी व सेकेंडरी, आयन चैनल्स तथा आयनोफोर्स से पदार्थों के प्रवेश को समझाया गया है। एक एक करके इन सबको देखते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, इसमें नॉन पोलर पदार्थ अपनी ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। यह गति मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर में से होती है।
फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में गति तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अनुसार ही होती है, यानी विद्युत रासायनिक प्रवणता गति को निर्धारित करती है, पर कोशिका में प्रवेश प्रोटीन अणुओं की सहायता से होगा। और इसकी गति भी तेज होगी। इन दोनों प्रकारों में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा खर्च नहीं होती, इसलिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के उदाहरण हैं। इसके विपरीत एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोशिका में पदार्थ का प्रवेश ऊर्जा खर्च कर होता है तथा यह प्रोटीन के माध्यम से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पदार्थ की एंट्री के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह एटीपी से प्राप्त होती है। इसके विपरीत सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाने वाला कोई दूसरा अणु जो ऊर्जा मुक्त करता है उसे प्रयोग कर पहला अणु कोशिका में प्रवेश करता है। आयन चैनल्स में इनऑर्गेनिक आयन्स कोशिका में प्रवेश सांद्रता प्रवणता के अनुरूप करते हैं। चैनल प्रोटीन्स इसमें सहायता करते हैं जो मेम्ब्रेन के आर पार निकले होते हैं। चैनल प्रोटीन्स को आप यहाँ देख सकते हैं। आयनोफोर मीडिएटेड आयन ट्रांसपोर्ट में प्रवेश तो आयन चैनल के समान इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अनुसार प्रोटीन अणुओं की सहायता से ही होता है, पर ये प्रोटीन अणु सेल मेम्ब्रेन के अंदर व बाहर गति कर सकते हैं। ये प्रोटीन अणु आप देख सकते हैं। पहले ये कोशिका के बाहर की तरफ हमें दिख रहे हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड लेयर में, और फिर सेल के अंदर। ये प्रोटीन अणु एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस से आयन को पकड़कर मेम्ब्रेन में से गुजरते हुए उसे कोशिका के अंदर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जैसा हमने पहले देखा था कि ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोटीन शामिल है या नहीं, सांद्रता प्रवणता के अनुसार प्रवेश हो रहा है या उसके विपरीत, इस आधार पर कई तरह के ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरे मुख्य कार्य पे, मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या कोई दूसरी मेम्ब्रेन हो, उसमें कई प्रकार के एंजाइम मॉलिक्यूल्स भी उपस्थित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए
हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को ले सकते हैं, जिसमें श्वसन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तीसरा कार्य है सेलुलर इंटरैक्शंस। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली सतह, उस पर ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते थे। ये ओलिगोसैकेराइड्स प्रोटीन से जुड़ सकते थे, जिससे ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण होता था। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स सेल्फ और नॉन सेल्फ इसको पहचानने में मदद करते हैं। सेल्फ का मतलब सेल्स सिमिलर टू देम, और नॉन सेल्फ का मतलब फॉरेन सेल्स, जो मूल कोशिका जिसमें ये उपस्थित हैं ग्लाइकोप्रोटीन, उससे अलग होती हैं। इसी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सभी सेल्स में ये ग्लाइकोप्रोटीन्स टैग्स की तरह कार्य करते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे उपस्थित होते हैं। एक स्पीशीज़ की सेल्स में दूसरे स्पीशीज़ से अलग प्रकार के सरफेस मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो दोनों स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। एक स्पीशीज़ के ही अलग अलग इंडिविजुअल्स में भी अलग अलग तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, और एक इंडिविजुअल में ही अलग अलग कोशिकाओं में भी अलग अलग तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की मदद से अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं एक दूसरे को आइडेंटिफाई करती हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण हम फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में समझ सकते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में जब स्पर्म और एग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो ये जो मेम्ब्रेन पर टैग्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन्हीं की मदद से स्पर्म और एग एक दूसरे को पहचानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कई तरह के रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स बाह्य वातावरण से सूचना लेके आने वाले कई अणु, जैसे हॉर्मोन्स, उनसे जुड़ते हैं और उनके अनुसार कोशिका में विभिन्न प्रकार के चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे सेल अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाती है, रिएक्ट कर पाती है। चलिए अब मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स को देखते हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विशिष्ट कार्य के अनुरूप कोशिका झिल्ली में कुछ मॉडिफिकेशंस भी पाए जा सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन फोल्ड्स की फॉर्म में, इंटरसेलुलर जंक्शंस की फॉर्म में या एक्स्ट्रा सेलुलर कोट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। यह चित्र इन मॉडिफिकेशंस को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे यहाँ आप माइक्रोविलाई को देख सकते हैं। हम जानते हैं ये माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन में अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन का उदाहरण है। नीचे चित्र में आप टाइट जंक्शंस और डेस्मोसोम्स को देख सकते हैं। ये पास पास स्थित दो कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ फर्मली जोड़ने का कार्य करते हैं। इसी चित्र में हमें गैप जंक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं।
इन गैप जंक्शंस के माध्यम से पास पास वाली कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होते हैं, जिनसे आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। इसी तरह पादपों में प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोशिका झिल्ली एक सेल के लगभग हर फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।